थर्मोडायनेमिक्स में हो गया था। हाँ, हम थे गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो हम लोग थे आपके पास रिवर्सिबिलिटी के ऊपर कि रिवर्सिबिलिटी क्या होती है। तो रिवर्सिबिलिटी वो होती है या तो आप जिस ओरिजिनल पाथ में आ जाए, मतलब जहां से आपने शुरू कर दिया उसी पाथ में आ रहे हो वापस, रिट्रेस द ओरिजिनल पाथ। ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में नहीं, उसी पाथ की बात हो रही है। ठीक है, और या फिर हम कहें कि आपके पास जो ओरिजिनल स्टेट थी वो रिस्टोर हो जाए, वो क्या है आपके पास, उसको ही बोलते हैं आपके पास रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, आपने यहाँ पर लिखा भी है, हिंदी वाले अपने हिंदी वाले भी लिख सकते हैं कि जो कि क्या है, वापस उसी पाथ को रिट्रेस करता है, रिवर्स रिवर्स बाय दी। ऐसा नहीं कि आप स्टेट की बात हो रही है, ये साइक्लिक प्रोसेस होता है कि एक से बी में गए, फिर बी से वापस ए में आए, यानी साइक्लिक कहलाता है। पर अगर यही पाथ से ए से गए और वापस यही पाथ, एग्जैक्टली यही पाथ रिट्रेस हुआ रिवर्सली, ठीक है, तो वो क्या कह, वो उसे क्या बोल सकते हैं हम, एक तरह से बोल सकते हो कि रिवर्सिबल है। ठीक है, तो क्या है, आपने पहली लाइन है विच कैन रिवर्स बाय रिट्रेसिंग द ओरिजिनल पाथ, जो कि रिवर्स रिट्रेस कर पाता अपने ओरिजिनल पाथ को, या सिस्टम इज रिस्टोर टू इनिशियल स्टेट। तो सिस्टम क्या है, रिस्टोर होता है अपनी इनिशियल स्टेट में, जिस भी स्टेट में था। ठीक है, मान लीजिए आपने किसी से चेंज किया, तो क्या है आपके पास, वो रिट्रेस करता है वापस उसी बात को। ठीक है, और जो ड्राइविंग फोर्स होते हैं, जैसे कि ड्राइविंग फोर्स डिसिपेटिव फोर्स सेम है। ड्राइविंग फोर्स डिसिपेटिव फोर्स बहुत, वो क्या होने चाहिए, एक्सट्रीमली स्लो होने चाहिए। ठीक है, बहुत क्या होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। जैसे कल किसी ने पूछा था शायद ड्राइविंग फोर्सेस क्या होते हैं, जैसे कि ड्रैग फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ये सब क्या, एयर रेजिस्टेंस हो गया, देन ड्राइविंग फोर्स हो। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स इसलिए बोल गए कि अगर आपके पास जिस भी सिस्टम में वो इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो डिसिपेटिव फोर्स भी वही है, जो कि क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने कल कहा था कि डिसिपेटिव फोर्स जो है क्या होते हैं, एयर रेजिस्टेंस हो गया, जैसे कि आपके पास एयर रेजिस्टेंस हो गया, एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस, और फ्रिक्शन, और विस्कस फोर्स, ये सारे क्या है आपके पास, ये सारे हैं ड्राइविंग फोर्स या डिसिपेटिव फोर्स। तो जो जितने भी ड्राइविंग फोर्स होने चाहिए वो वेरी वेरी स्मॉल होने चाहिए, या होने नहीं चाहिए, प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, और दूसरा, एक्सट्रीम प्रोसेस इज एक्सट्रीमली स्लो। जो प्रोसेस होनी चाहिए वो बहुत स्लो होनी चाहिए। इसीलिए आपके पास रिवर्सिबिलिटी की दो कंडीशन आती है। पहली कंडीशन आती है कि जो प्रोसेस होना चाहिए वो क्वाइजी स्टैटिक्स होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, क्वाइजी स्टैटिक होना चाहिए। अब क्वाइजी स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि ऐसी प्रोसेस जो कि बहुत स्लो चलती, एक्चुअल मतलब ऐसा लग रहा है कि वो रुकी हुई है इक्विलिब्रियम में, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्वाइजी स्टैटिक्स प्रोसेस बोलते हैं। एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस को क्या है, यानी द सिस्टम सीम टू स्टैटिक्स एट ऑल इंटरवल ऑफ टाइम बट एक्चुअल इज नॉट। ऐसा लगता है कि सिस्टम रुका हुआ है, स्टैटिक्स है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या है आपके पास, क्वाइज स्टैटिक। तो रिवर्सिबिलिटी के लिए यानी दो कंडीशन आपको रिवर्सिबिलिटी के लिए, एक तो क्या होना चाहिए, जो कि एलटी में भी आया था आपके इस बार, एक तो होना चाहिए कि वो क्वाइजी स्टैटिक्स हो, क्वाइजी स्टैटिक्स स्टेट में हो। क्वाइजी स्टैटिक्स इसीलिए हो कि वो एक्सट्रीमली स्लो हो। दूसरा क्या हो, नॉन डिसी, यानी आप बोल सकते हैं डिसी डिसिपेटिव फोर्स, डिसिपेटिव फोर्स जो होते हैं वो क्या है,
ये क्या होनी चाहिए, ये प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हो गई रिवर्सिबल। क्लियर है सबको? चलिए, फिर ये हो गया, यहाँ ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। तो क्या होना चाहिए, दो कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन जो है, कंडीशन फर्स्ट नोट कर, बस आप इतना भी नोट करोगे तो याद रह जाएगा। स्टैटिक्स हो, दूसरा क्या हो, नॉन डिसिपेटिव फोर्स, नोट कर लें, क्वाजी स्टैटिक हो, दूसरा क्या, डिसिपेटिव फोर्स। जैसे कि आपने लिख दिया एयर रेजिस्टेंस, और लिख दिया आपने फ्रिक्शन, और आपने लिख दिया विस्कस फोर्स, ड्रैग फोर्स जिसको बोलते हैं, और भी ऐसी सारी चीजें। ठीक है, नोट प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, चलिए, अब हम थोड़ा जान लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में, या फिर हम पहले, चलिए थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस ही शुरू करते हैं। तो पहले प्रोसेस क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या होता है। कि जब आप किसी सिस्टम को क्या कर रहे हैं, सिस्टम में क्या आपके पास एटलीस्ट जो है, अगर मैं इससे पहले प्रोसेस जान लेता हूँ। प्रोसेस, ठीक है। अब प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस में क्या होता है कि जब भी आप क्या करते हैं, ठीक है, प्रोसेस से पहले एक टॉपिक और लिखते हैं, आइडियल गैस के बारे में। आइडियल गैस के बारे में हमने कर दिया नहीं किया अभी? आइडियल गैस नहीं किया ना, नहीं किया आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के बारे में लिख लेते हैं। आइडियल गैस क्या है, क्योंकि इसको यूज करेंगे हम। आइडियल गैस, आइडियल गैस क्या होती है, आप बचपन से पढ़ के आ रखे हैं कि सभी ताप और दाब पर क्या करती है, जो गैस के लॉ को फॉलो करती है। गैस के लॉ कैसे होते हैं, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इनको फॉलो करती है। ठीक है, तो सभी और ताप यानी फॉर ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर follows the ideal gas law, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैस लॉ को जो फॉलो करती है उसको क्या बोलते हैं, आइडियल गैस लॉ। ठीक है, तो लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, लिख सकते हैं एट ऑल टेम्परेचर, ऐसे लिख सकते हैं, फॉर ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड प्रेशर फॉलो आइडियल गैस लॉ। ठीक है,
तो आप बोलते भी है कि क्या है, जब आपके एलटी वगैरह में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि क्या आइडियल गैस को रियल गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। कंडीशन होनी चाहिए टेम्परेचर और प्रेशर की, ठीक है। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ, ठीक है, बॉयल्स एंड चार्ल्स। तो अजम्पशन इसके लिए देख लेते हैं कि क्या क्या अजम्पशन थे जो आपको आइडियल गैस बना, ठीक है। तो इससे जो है क्या क्या अजम्पशन थे जो आइडियल गैस के थे, पहले तो थी कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे पॉइंट साइज का, पॉइंट पार्टिकल, यानी जो गैस मॉलिक्यूल्स का है, यानी जो दी मॉलिक्यूल्स का जो साइज है वो कैसा होगा, साइज कैसा है, पॉइंट साइज है, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं जीरो साइज, जीरो साइज एंड नॉन जीरो मास, नॉन जीरो। दूसरा जंक्शन है कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, नॉन इंटरेक्टिंग होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस आर नॉन इंटरेक्टिंग, तो वो आपस में इंटरेक्शन नहीं करेंगे। यानी आप बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कांस्टेंट भी बोल देते हैं और जीरो भी, ठीक है। कांस्टेंट यानी आप लिख सकते हैं और जीरो। तो पी बी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। या फिर आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पी वी इक्वल टू, पी बी इक्वल टू एन के बी टी। अभी हम जब आपके पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बताएंगे, क्योंकि आपको पता है जो के बी है आपके पास वो कितना होता है, आर अपॉन एन ए। ये रिलेशन हम अभी प्रूव करेंगे जब आपके पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करेंगे, ठीक है। तो ये कभी, ये तो एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, रिलेशन बिटवीन के बी एंड आर बी, सॉरी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और गैस कांस्टेंट में कौन सा रिलेशन है। तो ये है इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने।
अब जान लेते हैं थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में कि प्रोसेस होता है क्या। जितनी भी आपने आइसोथर्मल, आइसो प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, पहले थोड़ा सा प्रोसेस जान लेते हैं कि आपसे पूछा जाए ये प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस वही है जो आप और मैं जिसका मीनिंग जानते हैं, क्या, कि जब आप स्टेट चेंज कर रहे हो, मान लीजिए आपने क्या किया, स्टेट चेंज की सिस्टम की, तो उस स्टेट चेंज करने में एटलीस्ट एक वेरिएबल तो चेंज होना चाहिए। अब जैसे कि आपके पास टेम्परेचर हो गया, क्या हो जाएगा, एनर्जी हो गई, ठीक है, तो एटलीस्ट प्रेशर हो गया, तो एटलीस्ट एक वेरिएबल क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, उसे ही प्रोसेस बोलेंगे। आप आपने मान लीजिए कोई काम किया, तो आप बोलोगे किस किस प्रोसेस से किया, आपने क्या क्या प्रोसेस थी करने। मान लीजिए आपके फ्रेंड ने कोई एक फॉर्म भरा, फिलअप किया, तो आप बोलोगे ना क्या क्या प्रोसेस है फिल करने की, या फिर आप कोई चीज करते हो तो आप बोलते हो कि क्या क्या प्रोसेस है। तो एटलीस्ट एक जो वेरिएबल होता है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, आपका वेरी करना चाहिए। ठीक है, आप लिख सकते हैं द change in state of system in which, जिसमें एटलीस्ट वन स्टेट वेरिएबल मस्ट बी चेंज, मस्ट बी चेंज। इन्हीं क्या है आपके पास, जैसे कि आपके पास क्या है, जैसे कि सबसे पहले हम अगर आइसोथर्मल की बात कर लेते हैं, आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल में क्या होता है, आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाता है। प्रोसेस जब आप स्टेट क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं स्टेट में, यानी तो क्या रहा, ड्यूरिंग दिस चेंज द टेम्परेचर क्या है, शुड बी कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा, डीटी कितना हो जाएगा जी। वैसे ही दूसरा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कौन सा, एडियाबेटिक, तो इसमें क्या होता है, जो क्यू होता है वो कांस्टेंट होता है, डी क्यू क्या होता है, जीरो। वैसे ही थर्ड देखें हम, तो क्या है, आइसोबारिक, आइसोबारिक में होता है प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो डीपी कितना हो जाएगा, जीरो। वापस आएंगे हम इनको वापस से भी पढ़ेंगे। फिर आता है आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ठीक है, डीवी क्या हो जाएगा आपको, ठीक है। तो बाकी चीजें चेंज हो रही है, सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट है, और बाकी चीजें चेंज हो रही है सिर्फ क्यू कांस्टेंट। चलिए, तो नेक्स्ट कर लेते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, तो साइकिल का मतलब तो होता है कि आपने ए से शुरू किया और बी तक गए, और वापस जब बी में आए, तो क्या हो जाएगा, वापस क्या रहोगे, यहाँ से बी तक आ गए, इधर से गए आप पाथ वन से, और इधर से वापस आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक। वापस अगर ए से निकले थे और ए में ही वापस आ गए, यानी साइक्लिक प्रोसेस इन विच comes back to
इट्स इनिशियल स्टेज। कहाँ पे आता है? इसकी इनिशियल स्टेज में आता है वापस। ठीक है, इसकी इनिशियल स्टेट में वापस आता है। तो जो ग्राफ बनता है साइक्लिक प्रोसेस में, वो ऑलवेज क्लोज कर्व बनता है। क्लोज ही तो है ये। अब देखो यहाँ से निकले, फिर वापस यहाँ से यहाँ पे पहुंचे, तो ये क्या है? क्लोज पाथ बना। ठीक है। अगर मैं साइक्लिक प्रोसेस की बात करता हूँ, तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या आपके पास, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं हम साइक्लिक। अगर यहाँ पे बात करता हूँ मैं, अगर देखिए पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं आप, यानी आप क्या है आपके पास, साइक्लिक प्रोसेस में एक नोट करके लिखेंगे तब हम आगे करेंगे इसमें। साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी स्टेट वेरिएबल है, जितने भी स्टेट वेरिएबल है, चेंज इन स्टेट वेरिएबल लिख सकते हैं, नोट करके, द चेंज इन द स्टेट वेरिएबल, इन द स्टेट वेरिएबल। अब ये स्टेट वेरिएबल कौन से हैं? जो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करते हैं, और यानी सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करते। और साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी के ऊपर ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन पूछ चुके हैं। ठीक है, तो वेरिएबल बोल दूं या मैं जो भी फंक्शन भी बोल सकते हैं, वेरिएबल भी बोल सकते हैं, वो जीरो होता है। ठीक है। स्टेट फंक्शन कौन सा होता है? स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन, जैसे कि आपके पास एंट्रोपी हो गई, ठीक है, और इंटरनल एनर्जी हो गई। सिर्फ हीट और वही तो याद रखना आपने, हमने दो ही चीज तो करवाए हैं आपके पास, पाथ डिपेंडेंट, जो पाथ पर डिपेंड करते हैं। तो हमने कहा इसके एग्जांपल याद रखना, एक तो था हीट, दूसरा था वर्क। बाकी ये जो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट में क्या हो जाएगा आपके पास, जैसे कि इसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। क्या है? ओनली स्टेट पर डिपेंड कर रहा है ना, तो स्टेट फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, जैसे कि आपके पास बाकी सारी चीजें इनके अलावा। तो अब देखिए यहाँ पर साइक्लिक प्रोसेस में आप यहाँ से कहीं ए से शुरू हुए, तो यहाँ पर जो आपके पास यू थी, जो इंटरनल एनर्जी थी आपके पास, ठीक है, वो मान लीजिए यू थी। अब वापस जब आप फाइनल स्टेट में आए, यानी इनिशियल स्टेट में जो इंटरनल एनर्जी थी वो यू थी, इस पोजीशन की बात हो रही है। जब आप वापस फाइनल में आए, जब आप वापस वापस यहीं पर आ गए, तो इस जगह इंटरनल एनर्जी कितनी है फाइनल, जब आप इस जगह फाइनल में पहुंचोगे तो इसके बाद इंटरनल एनर्जी यू फाइनल होगी। अब इस पर्टिकुलर पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, इंटरनल एनर्जी है वो कितनी है? यू ही है। आपने कहा ना स्टेट पे डिपेंड करती है, या तो इस स्टेज में हो या स्टेट स्टेट, यहाँ पे तो कुछ और है, लेकिन अगर यहीं पर आ जाए तो यहाँ पर तो सेम रहेगी जितने स्टार्टिंग में थी। आप बोलते हो ना पोटेंशियल, सॉरी, इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, यानी अवस्था पर निर्भर कर रही है। किस पर निर्भर कर रही है? अवस्था पर। ठीक है, तो अवस्था पर निर्भर कर रही है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, यानी आप बोलोगे चेंज इन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल।
अब क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है, अवस्था पर निर्भर करती है, तो अवस्था तो फाइनल में वही आ गए। तो अगर इनिशियल में यू थी तो फाइनल में यू है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो। इंटरनल एनर्जी छोड़िए, जितना भी पाथ स्टेट फंक्शन हो, इंटरनल एनर्जी तो चलिए मान गए, समझ गए आप। अब आप बोलो, लेकिन जितने भी स्टेट वेरिएबल होंगे इन दोनों को छोड़ के, वो जीरो ही उनमें जो चेंज होगा वो जीरो ही रहेगा। तो इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो द स्टेट वेरिएबल। तो सिमिलर काइंड अगर स्टेट वेरिएबल कोई और होगा तो इनमें क्या हो जाएगा? जो चेंज होगा वो जीरो के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आप उसी पाथ में आ रहे हैं वापस। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि डेल्टा यू आपके पास जीरो है। तो आप ये कह सकते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस में जो यू रहा होगा, यानी इंटरनल एनर्जी होगी, वो कांस्टेंट रही होगी। साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो क्या है, इंटरनल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रही होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बन जाएगा अगर ऐसा हुआ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बन जाएगा? मैं थर्मोडायनेमिक्स के लिए टीडीएस लिखूंगा। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब ये तो जीरो हो गया, तो कितना डी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा? डेल डब्ल्यू के। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चलिए, अच्छा एक और सजेशन चाहिए आप लोगों से मुझे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, वो हर टॉपिक के पीछे बहुत सारे ऐड करने हैं या आपको असाइनमेंट देना है? क्योंकि जनरली क्या कर रहा था, जैसे मैंने एलटी वालों के पास भी ये किया कि क्योंकि बाद में क्या है, जो भी टॉपिक चल रहा है, जैसे साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है, तो साइक्लिक प्रोसेस के जितने भी क्वेश्चंस हैं तो मैं बाद में ऐड कर देता हूँ। यानी थोड़ा क्या हो जाएगा, नोट्स की लेंथ बढ़ जाए, नोट्स मोटा हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और असाइनमेंट भी दे सकते हैं, बाकी सेम ही क्वेश्चन रहने असाइनमेंट में। तो असाइनमेंट में क्या होगा कि मैं यहाँ लिख दूंगा असाइनमेंट नंबर इतने का क्वेश्चन ये है। तो ठीक है, जब आप थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट पढ़ लोगे तो आप कहीं के भी आप देखना, आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन आप उठाओगे, पॉलिटेक्निक हो, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैंने डिफरेंट पॉलिटेक्निक एग्जाम के पेपर भी डाउनलोड कर रखे हैं, तो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, चलिए बताइए क्या क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसका आंसर बताइए। नहीं, इंटरनेट कनेक्टिविटी आज तो ठीक है। अच्छा, आपने एक और चीज पूछा था।
लैपटॉप में चल, लैपटॉप में नहीं चल, हमारा ऐप नहीं सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो सिर्फ फोन पे ही चलेगा। फिर मैं कोशिश करता हूँ, बात करता हूँ, अगर हो पाता तो मैं जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए, सबका बी ऑप्शन आ रहा है। तो साइक्लिक प्रोसेस में अभी कहा हमने कि वर्क डन जीरो, ये तो गलत बात है कि वर्क डन जीरो तो नहीं होगा। बी ऑप्शन कह रहा था वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम, यानी जो सिस्टम को हीट जितनी थी उस क्वांटिटी के ऊपर। तो बिल्कुल हमने ये पढ़ा तो है, ये दोनों बराबर आए, तो यही बात आपसे पूछी गई, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी जो डेल डब्ल्यू है वो किसके इक्वल है, डी क्यू के इक्वल। चलिए नेक्स्ट ये देख लीजिए, ये पॉलिटेक्निक 2021 में आ रखा है, जो यूपी का पॉलिटेक्निक हुआ था। चलिए इसका आंसर भी बता दीजिए। तो ये नहीं हो रहा होगा आप लोगों से। किसमें परिवर्तित होती है? इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम चेंज इन। तो मैं बता देता हूँ, आगे मैं इस चीज को पढ़ाऊंगा आप लोगों के पास। साइक्लिक प्रोसेस में तो आपने पढ़ा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। प्री एक्सपेंशन में भी यही होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, अभी पढ़ाऊंगा फिर। इसमें भी यही होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन का। किसमें परिवर्तित होती है, किसमें परिवर्तित होती है, अभी बताएंगे, जब आप तीनों पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन पे वापस आऊंगा मैं। चलिए इससे पहले एक क्वेश्चन ऐड कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मैं एक कंसेप्ट बता पाऊँ। क्वेश्चन लिख लो। इन साइक्लिक प्रोसेस, इन साइक्लिक प्रोसेस, एक साइक्लिक प्रोसेस दे रखी है, ठीक है। आप लोग सही से बना लीजिए, मुझसे सही से नहीं बन रहा है। ठीक है, ये साइक्लिक प्रोसेस, इस प्रोसेस में जितना हीट यूज हो रहा है वो है डेल्टा क्यू वन, और इस प्रोसेस में, प्रोसेस बी में, जो हीट यूज हो रहा है वो है डेल्टा क्यू। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि कभी भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है, हालांकि अभी तक नहीं बना। मैं इसको हर बार के नोट्स में करवाता हूँ, ठीक है। और बाहर के एग्जामों में तो बन गया, पर यहाँ के एग्जाम में अभी तक नहीं बना। ये वॉल्यूम वी इनिशियल है, और ये वी फाइनल। आपसे पूछा जा सकता है कि ए ऑप्शन दे रखा है कि जो डेल्टा क्यू वन है डेल्टा क्यू टू से बड़ा है, या फिर बी ऑप्शन कह रहा है कि जो डेल्टा क्यू टू है वो डेल्टा क्यू वन से बड़ा है, सी ऑप्शन कह रहा है कि दोनों इक्वल है, डी ऑप्शन कह रहा है कि नन ऑफ दिस।
चलिए अब इसका आंसर बताओ आपको। चलिए इसीलिए कि उनको या तो बाद में करवा रहा हूँ या इसमें वर्क डन तो हमने देखा कि क्या है कि हम डी क्यू कैलकुलेट कि जो डी क्यू है वो क्या है डेल डब्ल्यू के इक्वल आता है, क्योंकि डी क्यू के बारे में तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी नहीं है हमारे पास कि हम डी क्यू कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, तो हमने साइक्लिक प्रोसेस में देखा कि जो है वर्क डन के इक्वल है, और वर्क डन तो हमने देखा कि क्या है एरिया अंडर द कर्व। वर्क क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। अब ये वाला एरिया यानी जो है, अगर मैं ऐसे कोई ऐसी चीज बनाऊं यहाँ पे, मान लीजिए ये है, ये तो ये वाली प्रोसेस ए से बी, तो इसमें इतना एक्स्ट्रा एरिया देखो, इसमें इतना एक्स्ट्रा है, ऐसा था मान लीजिए। तो जब मैं इस प्रोसेस से जा रहा था ए से बी में, तो क्या हो जाएगा, ये वर्क डन होगा। अब जब मैं वापस आ रहा हूँ बी टू ए में, तो मुझे इतना काम करना पड़ रहा है, इतना, यानी ये हो जाएगा डब्ल्यू बी टू ए। ठीक है, यानी इतना ये वाला जो काम है ये एक्स्ट्रा किया, ये वाला जो एक्स्ट्रा काम है ये एक्स्ट्रा है, किसने किया? ये डब्ल्यू। तो यानी इससे पता चलता आपको ये ऊपर वाले के नीचे जो एरिया आएगा वो ज्यादा आएगा, यानी ऊपर वाला जो प्रोसेस है ए टू से बी में, इसमें जो वर्क डन हुआ ज्यादा हुआ, और जो नीचे वाला होगा उसमें इतना कम होगा, इतना कम वर्क डन किया उसने, इससे इतना कम डब्ल्यू। तो कौन सा बड़ा है यहाँ पर, डब्ल्यू ए बी या डब्ल्यू? तो डब्ल्यू जो ए बी है वो बड़ा है डब्ल्यू बी ए से। क्यों? क्योंकि उसके नीचे एरिया ज्यादा आ रहा है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि डेल्टा जो है इसमें कौन सी हीट दे रखी है इस वाले पाथ में, क्योंकि वर्क डन और हीट दोनों बराबर है, तो आपने कहा ये डेल्टा क्यू वन दे रखी है और डेल्टा क्यू। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट। चलिए अब इस क्वेश्चन को करो। अब इस क्वेश्चन को करिए। इसका आंसर तो आपको देख के दे देना चाहिए, कुछ मत पढ़ो। दिए गए ए और बी में लिखा है, तीन पाथ दिए हैं, तीनों पाथों में जो कार्य है वो किसका बड़ा होगा? अभी तो कहा कि हमने क्या कहा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इस वाले पाथ में सबसे ज्यादा वर्क डन, एरिया अंडर द कर्व किसके सबसे ज्यादा आएगा? इस वाले के, थर्ड वाले के। देखो कितना एरिया आएगा इसके अंदर, और सेकंड वाले में कितना आएगा? सिर्फ इतना एरिया।
ठीक है। चलिए, जिनका बी ऑप्शन है वो करेक्ट। थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके आसान क्वेश्चन बनते हैं और वो आता भी हर पेपर में है। चलिए, तो नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, और दो तीन पॉइंट लिखेंगे इसमें। पहले तो क्या है, लिखा मैंने कि ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी टी क्या हो गया आपके पास, ऐसी प्रोसेस जिसमें टी कांस्टेंट होता है। तो डी टी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डी टी क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो। यानी आपके पास दूसरा, आप कह सकते हो दूसरा, देखिए यहाँ पर अभी पढ़ते हैं। एक चीज पढ़ा होगा हमने, क्या पढ़ा था कि आपके पास सी बी इक्वल टू कितना होता है, डी यू बाई डी टी। यही तो करा है। और सी पी जो करवाया था डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डी यू कितना आ जाएगा, अगर मेरे पास एन मोल ऑफ गैस है, एन सी बी डी टी हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको मैंने उस दिन भी करवाया होगा, तो ये याद रहना चाहिए। इसी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से मैं सारी चीजें प्रूव करवाऊंगा। आपकी बुक्स में तो अलग अलग चीजें, अलग अलग डेरिवेशन कर रखे होंगे, लेकिन मैं इससे मोस्टली इससे क्वेश्चन कराऊंगा। मतलब डेरिवेशन जितने भी है वो इसी फॉर्मूले से प्रूफ कराऊंगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझिए, यहाँ पे ये हो गया। अगर टेम्परेचर जीरो है तो डेल्टा यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो। डेल्टा जीरो है ना, तो डेल्टा यू जीरो हो गया। इसका मतलब यू कैसा रहेगा फिर, यू कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अभी पीछे वाले उसमें क्वेश्चन था कि आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कैसी रहती है, तो इसमें भी कांस्टेंट रहती है। आइसोथर्मल में जो इंटरनल एनर्जी है इसमें भी कांस्टेंट रहती है। ठीक है। यानी आपके पास अगर मैं फर्स्ट लॉ लिखूं इसके लिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, वो कितना हो जाएगा आपके पास, डी क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब ये डी क्यू क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू। ठीक है। अब दूसरा, अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन की बात करता हूँ, ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आइडियल गैस इक्वेशन कितना, क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन ये होता है, हमने पढ़ा कि पीवी इक्वल टू कितना होता है, एन आर टी। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो ये भी गैस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो मैं ऐसा लिख दूं कि पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। पीवी कांस्टेंट, यानी मैं यहाँ ऐसा कह सकता हूँ कि पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पी भी कांस्टेंट है। अब आपसे एक बार, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो ग्राफ बनता है पी और वी के बीच, वो कैसा बनता है, ऑप्शन में भी दे देते हैं। तो अब क्या है, अगर मैं पी और वी के ग्राफ की बात करता हूँ, पी और V, तो
दोनों कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी। एक की वैल्यू जीरो हो रही तो एक की वैल्यू मैक्सिमम हो रही, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अगर एक की वैल्यू जीरो को टेंस करेगी तो दूसरे की वैल्यू मैक्सिमम, अगर दूसरे की वैल्यू मैक्सिमम तो इसकी वैल्यू लगभग जीरो कर, ऐसे कुछ टेंस करेगी। ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो ये ग्राफ कौन सा है? अगर मैं ये इसको क्या बोलेंगे, कैसा ग्राफ है? कैसा ग्राफ है? हम्म, हम्म, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये क्वेश्चन भी क्लियर है कि अगर आपके पास पी और वी के बीच ग्राफ आए तो आप क्लियरली इसके बारे में बता सकते हैं। दूसरा आता है, हेडिंग लगाना है, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा, क्या आप अगर थोड़ी हम थ्योरी जान लें कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस अगर हम बात करें तो ऐसा प्रोसेस, अगर आइसोथर्मल की लिए बात करता हूँ तो अगर कोई भी हीट का फ्लो हो रहा है, खुद में हो रहा है या बाहर हो रहा है सिस्टम के साथ, तो वो सबसे स्लोली प्रोसेस्ड होता है। तो इसको एक और चीज लिख सकते हैं कि स्लोएस्ट प्रोसेस है ये। कैसा प्रोसेस है? स्लो, स्लोएस्ट प्रोसेस है, जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखता है। कैसा प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस यानी जब भी आप सिस्टम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रोसेस आइसोथर्मल कहा जाता है कि जब वो किसी भी हीट को, एनी हीट फ्लो इनटू और आउटसाइड द सिस्टम मस्ट बी क्या है, स्लोली होना चाहिए, और दैट मेंटेन द थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। क्या हम कह सकते हैं कि आपके पास टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये इसीलिए क्या है, स्लो प्रोसेस है, सबसे स्लो प्रोसेस है ये। वर्क डन की बात करते हैं, तो वर्क डन तो हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है कि W इक्वल टू कितना होता है, वर्क डन होता है डेल्टा V, और ये वॉल्यूम होता है V इनिशियल से V फाइनल। अब जो P है वो अभी पढ़ा आपने, PV इक्वल टू NRT। यहाँ से P की वैल्यू निकाल सकता हूँ कितना, NRT/V। अब देखिए यहाँ अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँ तो यहाँ पे कितना, V इनिशियल से V फाइनल, NRT/V dt। ये सब कांस्टेंट है क्योंकि टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है, आर भी, ये भी कांस्टेंट है, तो मैं कांस्टेंट को तो बाहर ले सकता हूँ। ये कितना हो जाएगा, V इनिशियल से V फाइनल dV/V। तो ये कितना हो जाएगा, NRT। ये कितना हो जाएगा, लॉग, कितना हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस किस में चले जाएगा, नीचे चले जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी है। तो जो वर्क डन आया वो कितना है आपके पास, NRT
एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। ठीक है, वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। अब अगर वो लॉग नेचु उसमें ई की फॉर्म में बेस कन्वर्ट होगा 2.30 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, अगर आपने देखा होगा। ठीक है, तो क्या होगा, लॉग 10 का बेस, ये तो लॉग नेचुरल में है। अगर बेस लॉग नेचुरल है, अगर इसका जो है 10 के बेस में करते हैं, अगर मैं यहाँ से 10 के बेस में कन्वर्ट करता हूँ तो कितना हो जाएगा। कई बुक्स में आपने लिखा होगा, यहाँ देखा होगा कितना, 2.303 एन आर टी। ये कितना हो जाएगा, लॉग लॉग 10 हो जाएगा। ठीक है, लॉग 10 का बेस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 फाइनल अपॉन वी इनिशियल। तो अगर ऐसा लिखा हो तो बेस चेंज होगा लॉग का, और कुछ नहीं। ठीक है, अदरवाइज लॉग नेचुरल में आपके पास ये वाला ऑप्शन। ठीक है, अब एक चीज देखिए, हमने कहा आपके पास पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपके पास P1 जितने भी P है, P1 P2 या P1 V1 P P2 V2, ऐसे क्या आ जाएंगे इक्वल, यानी अगर P इनिशियल और V इनिशियल क्या आ जाएंगे, इसका मतलब कांस्टेंट है, तो ये किसके फाइनल के इक्वल भी आ रहा है। ऐसे ही तो कांस्टेंट का मतलब तो होता है जितने P और V के कॉम्बिनेशन है वो कांस्टेंट है। अब यहां से अगर मैं V फाइनल अपॉन V इनिशियल लिखूं, वो किसके इक्वल आ जाएगा, P इनिशियल अपॉन P2, P फाइनल। ये आ गया। अब अगर मैं इसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास W इक्वल टू कितना हो जाएगा, W हो जाएगा आपके पास एन आर टी, लॉग नेचुरल में ही लिख रहा हूँ, कितना हो जाएगा, P इनिशियल अपॉन P फाइनल। तो ये आपको याद रहना चाहिए, वर्क डन इन आइसोथर्मल इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। क्वेश्चन कैसे बनता है, पी इनिशियल दे देगा, आपसे वर्क डन पूछ लेगा, या पी इनिशियल और पी फाइनल दे रखा होगा, आपको बोलेगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन का टाइप बता देता हूँ, कॉमन टाइप होता है यहाँ पे, कि क्वेश्चन का टाइप बनता है कि मान लीजिए मैंने कि एक जो है आइसोथर्मल में कुछ काम क्या है, किसी गैस को आइसोथर्मल प्रोसेस में किया। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस, इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, ठीक है, इन आइसोथर्मल प्रोसेस, क्वेश्चन की लैंग्वेज बता देता हूँ, सब में कॉमन रहती है, इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ऐसा लिखा होगा कि वॉल्यूम चेंज हुआ, इनिशियल वॉल्यूम कितना दे रखा था, इनिशियल वॉल्यूम V1 दे रखा था, V दे रखा था, एंड फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, फाइनल वॉल्यूम 2B हो गया, मान 2B हो गया। एग्जैक्ट क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, कह रहे कि फाइंड वर्क डन कितना, वर्क डन। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली क्या करोगे आप, सोल्यूशन करोगे। सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, W इक्वल टू क्या लिखोगे आपने, आप जानते हैं एनआरटी, हमने तो फॉर्मूला यही पढ़ा है, लॉग एन एन बी फाइनल अपॉन बी इनिशियल, ये तो पढ़ा।
तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू एन आर टी एल एन, ये कितना हो जाएगा, वी फाइनल कितना, टू वी बाई वी, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, एन आर टी एल एन वी, सॉरी एल एन टू। ऐसे कॉमन क्वेश्चन आपके पास इस टॉपिक से आता है। एक क्योंकि अभी जब मैं देख रहा था कि लैब असिस्टेंट में भी ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, इसमें ही जो है थोड़ा सा और कर लेते हैं, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन एडियाबेटिक प्रोसेस का रेशियो कितना होता है, ये अच्छा सा एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं कि बहुत लो क्वेश्चन है। चलिए इतना कर लिया, तो नेक्स्ट हम इसमें लिखेंगे स्पेसिफिक हीट कितनी होती है आइसोथर्मल, स्पेसिफिक हीट इन आइसोथर्मल। एक कॉमन क्वेश्चन और है, कौन सी बुक पढ़ें। आप अगर देखोगे 10 बुक पढ़ोगे आप, मैं बुक्स के नाम भी मेरे पास खुद की 5 से 6 बुक्स है थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है। तो आप जब 5 से 6 बुक्स पढ़ोगे तो जो कंक्लूजन पे निकलोगे तो कंक्लूजन के नोट्स ये होंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ आपसे मिस रहे हों, जितनी बुक्स का कंक्लूजन पढ़ोगे, ये जितना मैंने पढ़ा है इतना ही पढ़ना और बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। अलग जहां से आपका मन कर रहा है वहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। वैसे हम क्लास के बाद भी बहुत क्वेश्चन कराएंगे, और अगर आप अलग से कुछ करना चाहते हो तो क्वेश्चन उठाइए, उनको लगाइए। थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा, इतना जितना है मैं एक एक बातें सिलेबस में जो लिखी है उससे एक्स्ट्रा ही पढ़ाऊंगा आपके पास। तो थ्योरी के लिए कुछ अलग से नहीं फॉलो करना है, कोई बुक्स ला रहे हो, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत। जो मैं असाइनमेंट दूंगा उनको प्रिंट कर लेना, उनके एक एक सॉल्यूशन को खुद से करना है, और नोट्स अपने हाथ से बनाने हैं। पीडीएफ वाला चीज बंद कर दीजिए, पीडीएफ से क्या होता है, टेम्परेरी मेमोरी नहीं होती है। तो आप कोशिश करें नोट्स यहाँ पे लिखें, जैसे क्लास में पढ़ा रहे हैं वैसे आप नोट्स बनाइए, कोशिश करें, ठीक है। अदरवाइज मैं जैसे ये यूनिट कंप्लीट होगी मैं आपके पास इन पीडीएफ को तो दूंगा ही, तो लेकिन उससे कोई ज्यादा बेनिफिट है नहीं, आप ऐसे ही पढ़ोगे और भूल जाओगे, पेपर में फिर कंफ्यूजन होता है ये ए था या बी था, ठीक है। जब आप खुद से करोगे तो मेमोरी परमानेंट होगी, ठीक है। चलिए स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, तो हमने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कितनी थी, सी इक्वल टू कितना था, डी क्यू एम डी टी, यही तो थी स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट देखिए इस प्रोसेस में क्या है, डी क्यू, आइसोथर्मल में डी टी कितना होता है, 0, तो ये 0 1/0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस स्पेसिफिक हीट कैसी होती है, इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान जो स्पेसिफिक हीट होती है वो इन्फिनिटी होती है। एक और चीज, इसमें एक और चीज करवा देते हैं आपको। देखिए आपके पास मैंने अभी पीबी डायग्राम करवाया, ठीक है। ऑप्टिक्स के लिए कहाँ से पढ़े पॉलिटेक्निक, ऑप्टिक्स मैंने तो करवा रखे, मेरे लेक्चर पढ़ लीजिए आप, यहाँ पे तो कराऊंगा ही मैं।
जिन लोगों ने हमसे पढ़ा होगा तो उनके ऑप्टिक्स में देखोगे सिमिलर क्वेश्चन आते हैं जो, मतलब यहाँ तो पढ़ाऊंगा ही मैं ना। यूट्यूब में मैंने पूरा कोर्स फ्री डाला हुआ है। ऑप्टिक्स का पूरा सिलेबस फ्री डाला हुआ है मैंने, उसको देख लो। चलिए, तो ये पीवी डायग्राम की बात की थी हमने। आप ये देखोगे कि पॉलिटेक्निक में थोड़े स्पेसिफिक टॉपिक ज्यादा है एज अ कंपेयर टू लेक्चर के। ठीक है, तो चलिए पीवी डायग्राम की बात करता हूँ। तो पीवी डायग्राम देखा हमने, तो इसका एक स्लोप की बात कर रहा था। ठीक है, स्लोप की बात कर लेते हैं। तो आपके पास क्या है, स्लोप क्या होता है किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या होता है। मान लीजिए मैं ये कहूँ आपके पास कि ये पी और बी है और एक ग्राफ ये है। ठीक है, स्लोप क्या होता है किसी भी ग्राफ का। कैसे निकालते हैं आप स्लोप। मान लीजिए मैं दो तीन ग्राफ बना देता हूँ। जब आप आजकल आपने कहीं ना कहीं से लेक्चर पढ़े होंगे, तो कैसे स्लोप निकालते हैं, या और कैसे हो सकता है। हम्म, ये आपने जब एक्सपेरिमेंट किए होंगे एमएससी बीएससी में, तो आपको बोला होगा कैलकुलेट स्लोप, स्लोप कैलकुलेट करो। तो कैसे स्लोप कैलकुलेट किया आप लोगों ने। टेंजेंट ड्रॉ के, तो मदन ने कहा कि टेंजेंट ड्रॉ करना है। मदन ऐसे ड्रॉ करूँ या ऐसे ड्रॉ करूँ, या ऐसे ड्रॉ करूँ, इस पॉइंट पे मान लेता हूँ। ये पॉइंट है, इस पे मैं ऐसा स्लोप ड्रॉ करूँ या ऐसा स्लोप ड्रॉ करूँ। ये आपको रूल आते होंगे आई थिंक, पढ़े होंगे। टेंजेंट क्यों ड्रॉ करते हैं अगर आपके पास। चलो ये अभी बताओ मेरे को, इसका स्लोप बताओ। अब इसका स्लोप बताओ मुझे, टेंजेंट अब कैसे मैं टेंजेंट इसमें ड्रॉ करूँ, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करूँ। होता क्या है, टेंजेंट क्यों ड्रॉ करते हो, टेन थीटा तो मानिए, तो टेन थीटा होता है क्या। आप लोगों ने सीखे एमएससी में, जब हम एमएससी के प्रैक्टिकल कराते थे तो यही था कि आपके पास कैसे टेंजेंट निकालना है किसी ग्राफ। जैसे कि आपके पास कौन से ग्राफ होते हैं, जैसे फ्रैंक हर्ट्ज हो गया, तो फ्रैंक हर्ट्ज में तो नहीं, फ्रैंक हर्ट्ज में तो स्लोप नहीं लगेगा। और जैसे स्टीफन्स हो गए, स्टीफन के अलावा आपके पास अ, जैसे सोलर सेल एक्सपेरिमेंट हो गया, और आपके पास क्या हो गया, जितने भी आपके पास टेंजेंट स्लोप निकालना होता है। जैसे कि आपके पास किस्म हो गया, और तो किस्म होते हैं जितने प्रैक्टिकल होते हैं, तो उनमें टेंजेंट टेंजेंट है। अब एक चीज बता देता हूँ मैं, अगर ग्राफ होता है आपके पास, जैसे आपके पास, तो आप देखते हो कितने से कितने पॉइंट तक लीनियरिटी रखता है। लीनियरिटी रख रहा है जहां तक एकदम, क्या रख रहा है, लीनियर है वो ग्राफ। ठीक है, मान लीजिए इन दोनों पॉइंट के बीच क्या है, लीनियर है ग्राफ। तो आप क्या करते हो, इन दो पॉइंट को लेते हो। इन दो पॉइंट को कैसे लेते हो,
आप इसको बोलते हैं जो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो tan थीटा, या फिर इसी को बोलते हैं डेल पी बाय डेल पी। दो पॉइंट लेते हैं, यानी P2 माइनस ये होता है P2 माइनस P1, और ये कितना होता है V2 माइनस P1। यही तो स्लोप होता है आपके पास, डिफरेंशिएशन ऑफ जो ये y एक्सिस में और ये x एक्सिस में डिवाइड बाय। तो यहाँ पर जो आइसोथर्मल प्रोसेस में है वो है पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर p इज अ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन, सेकंड एज इट फर्स्ट एज क्या है, फर्स्ट सेकंड का रूल लगा लेना, इक्वल टू 0। अब यहां से मैं एक चीज कर सकता हूं कि dp बाय ये कितना हो जाएगा माइनस पी डीवी। अब यहां से एक चीज हमको पता चला कि dp बाय dv इसके इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ v बाई वी। इसी को बोलेंगे स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। ठीक है, तो ठीक है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। अब देखिए यहां पर अगर मैं सी चीज को ऐसा लिखूं v dp बाय v इक्वल टू माइनस पी। ठीक है, तो ये जो टर्म है ना ये वाला, माइनस इधर लेके आता हूँ मैं, माइनस में इधर लेके आ गया, ये माइनस, ये वाला जो टर्म है ना ये वाला टर्म, इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस। क्या बोल देते हैं, बल्क मॉडुलस। और इसमें लिख रहा हूं मैं, या फिर आप बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस भी लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैं बीटा से भी लिख सकता हूँ, किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए। या फिर इसको लिखते हैं, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी इसी को बोलते हैं। तो ये कितना आ रहा है, किसके इक्वल आ गया, पी के इक्वल आ गया। ये है जो बीटा है इसको बोलते हैं, जिसकी वैल्यू है माइनस बी डी पी बाई डी टी, सॉरी डी पी बाई डी वी। इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस। क्या बोल देंगे, बल्क मॉडुलस। ये जब हम इलास्टिसिटी पढ़ेंगे तो मॉडुलस, बल्क मॉडुलस बोलना, ठीक है। या इसी चीज को बोलते हैं जो ईटी क्या है, एसी ईटी जो है इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, प्रत्यास्थता का जो मॉडुलस है वो है ये। टी इसलिए लगाया क्योंकि आइसोथर्मल में चल, या आई लगा दो, आइसोथर्मल में तो आइसोथर्मल पर, तो किसके इक्वल है, पी के इक्वल। तो एक तो फॉर्मूला आपको ये पता चल गया कि जो आपके पास क्या था, जो आपके पास क्या है,
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, बल्क मॉडुलस की वैल्यू कितनी होती है, ये आपके पास भी पूछा जा सकता है। जैसे एलटी में 2018 में क्वेश्चन, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्रेसिबिलिटी किसके अपोजिट होती है। कंप्रेसिबिलिटी मतलब होता है डिग्री ऑफ सब्सटेंस कंप्रेस, कितना उसको कंप्रेस किया गया अंडर द प्रेशर, ठीक है, उसको ही बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। और वो कंप्रेसिबिलिटी किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो होती है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या मेजर करता है, अगर आप देखो तो बल्क मॉडुलस मेजर करता है मटेरियल कितना रोक पाता है, मतलब कितना मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। यानी कंप्रेस मान लीजिए, बीटा इज मेजर ऑफ द मटेरियल रेजिस्टेंस टू वॉल्यूम कंप्रेस, मतलब अब वो एक देखा होगा आपने, इतना कंप्रेस कर दिया आपने कि उसके बाद वो कंप्रेस नहीं होगा, उसकी एक क्या है, रेजिस्टेंस, मतलब उसको रेजिस्ट करने की एक लिमिट है। कि मतलब आप, मैंने किसी बड़ी बॉल को बहुत प्रेशर लगा के ऐसे कंप्रेस किया तो वो छोटी छोटी होती जा रही है, लेकिन एक लिमिट के बाद वो छोटी नहीं होती है। अगर आपको लिखना है कि बल्क मॉडुलस करता क्या है, ठीक है, अगर लिख लो इधर, बल्क मॉडुलस, ठीक है। बल्क मॉडुलस क्या होता है, बेटा इज अ मेजर मटेरियल रेजिस्टेंस टू वॉल्यूम कंप्रेशन, ठीक है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि वो मटेरियल कितना कंप्रेस हो पाता है, वॉल्यूम उसका कितना कंप्रेस हो पाएगा, उसका मेजरमेंट करता है। मेजरमेंट ऑफ, ठीक है, चलिए। तो बल्क मॉडुलस पता चलेगा, तो उसको भी लिखवा देता हूं मैं, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, जिसको बोलते हैं संपीड़िता, हिंदी में बोलते हैं इसको संपीड़ित, ठीक है। चलिए, तो ऐसे लिख सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी क्या बताते हैं, तो इसको लिखते हैं वो कितना, मतलब कितना डिग्री तक बोल सकते हैं, यानी कंप्रेसिबिलिटी रेफर करती है डिग्री विच सब्सटेंस कैन कंप्रेस। ये लिख सकते हैं उस डिग्री की माप, डिग्री की माप जहां तक मटेरियल या सब्सटेंस, जहां तक सब्सटेंस
कंप्रेस हो पाता है, कंप्रेस्ड हो पाता है। तो इसको दिखाते हैं केटी से, जो कि क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी होती है बल्क मॉडुलस के। तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो केटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक तो -1/v, और क्या हो जाएगा, -1/v, जो ऊपर होंगे वो नीचे रहेंगे, यानी Δv/Δv। सही लिखा हूँ, देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे देख के यहाँ रखूँ 1/बीटा, तो कितना आ जाएगा, -dv/vdp। ठीक है, नहीं गड़बड़ आ रहा है ना, बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा की वैल्यू दे रखी है कितना है, केटी, बीटा की वैल्यू कितनी है, हमने लिखा है -v/dp/dv। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -v/vdp। ठीक है, यही है, आपके पास हो जाएगा कंप्रेसिबिलिटी। तो एल टी, ये आया था एल टी 2018 में, 2021 में। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम्पल क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो मेल्टिंग प्रोसेस होगी, बॉइलिंग प्रोसेस होगी, टेम्परेचर क्या रहता है दोनों प्रोसेस में कांस्टेंट रहता है, यानी आप बोलते हो मेल्टिंग प्रोसेस, बॉइलिंग प्रोसेस, जितने भी मेल्टिंग प्रोसेस है, बॉइलिंग प्रोसेस है, ठीक है, इन बोथ प्रोसेस टेम्परेचर कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, टेम्परेचर कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इतना नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए इसका आंसर बता दीजिए मेरे को, क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। An ideal gas is a compressed isothermally. The process reversible and irreversible. क्या पढ़ रहे, कौन सी प्रोसेस पढ़ रहे थे हम अभी तक, अभी तक कौन सी प्रोसेस पढ़ रहे थे हम।
आइसोथर्मल। ए वाले बताइए कि क्या करें कि एक आदर्श गैस को टेम्प आइसोथर्मली कंप्रेस किया जाता है। ममता जी का ए ऑप्शन है, कविता जी का भी ए ऑप्शन है, बताइए बाकी। ये पॉलिटेक्निक 2021 में आया था। अब देखो क्वेश्चन को कैसे टिक करते हैं, क्वेश्चन को कैसे करेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो वो हमको पता होनी चाहिए। हमने ये देखा कि रिवर्सिबिलिटी के लिए क्या है, एक तो क्वाइजी स्टैटिक्स होना चाहिए, दूसरा कैसा होना चाहिए, नॉन डिसिपेटिव फोर्स प्रेजेंट हो, मतलब कोई भी डिसिपेटिव फोर्स नहीं होना चाहिए। तो आइसोथर्मल में ऐसी कहाँ लिखा है कि वहां पर कोई नॉन डिसिपेटिव फोर्स नहीं लग रहा होगा। स्लोएस्ट प्रोसेस, वेरी स्लोएस्ट प्रोसेस चाहिए। क्वाइजिस्टैटिक्स आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो प्रोसेस है, लेकिन क्वाइजिस्टैटिक्स एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस है, वो स्टैटिक लगता है कि ऐसा लगता है रुका हुआ है? क्वाइजिस्टैटिक्स तो रिवर्सिबिलिटी के लिए तो दो चीजें होनी चाहिए, मस्ट बी, क्या होना चाहिए, मस्ट बी क्वाइजिस्टैटिक्स। अब ये क्वाइजिस्टैटिक जो होती है एक्सट्रीमली होती है, एक्सट्रीम स्लो होती है, वेरी वेरी स्लो, वेरी वेरी स्लो। स्लो नहीं बल्कि बहुत स्लो होनी चाहिए। दूसरी क्या होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, डिसिपेटिव फोर्स नहीं होनी चाहिए। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में तो ओनली ऑन टी कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर से कैसे डिसाइड कर सकते हो आपकी आइसोथर्मल है या सॉरी रिवर्सिबल है इनरिवर्सिबल है? क्या बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को उबाल दिया आपने, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है? जो पानी आप उबालोगे वो रिवर्सिबल प्रोसेस है? जो पानी आपने उबाला वो रिवर्सिबल प्रोसेस है? हम्म? जो पानी आप उबाल रहे हो वो रिवर्सिबल प्रोसेस है? नहीं है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का तो एक मेन एग्जांपल वही है, बॉइलिंग ऑफ द वाटर है वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वाटर, ये रिवर्सिबल नहीं है। ऐसा तो नहीं है पानी से भाप बना है, भाप से वापस उतना ही पानी बनेगा, उतना ही पानी तो नहीं बनेगा, तो रिवर्सिबल तो नहीं हुआ ओरिजिनल स्टेट। तो आइसोथर्मल से आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि प्रोसेस कौन सी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आइदर ए, आइदर बी। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए, लगभग हमने आइसोथर्मल की पूरी सारी चीजें कर ली। ठीक है, बाकी करेंगे नेक्स्ट डे। आज कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है?
नहीं, चलिए, थैंक यू।